गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने मुस्लिम कालीन शिक्षा के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग मैकाले का विवरण पत्र 1835 पढ़ेंगे, पर इससे पहले हम कुछ जानकारी ले लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आगमन का मुख्य उद्देश्य व्यापार और धर्म प्रचार करना था, लेकिन धीरे धीरे देश में पर्याप्त भूभाग के शासन की बागडोर कंपनी के हाथ में आने लगी और उसकी सत्ता ने राजनीतिक रूप धारण कर लिया। अपनी इस सत्ता को चिरस्थायी बनाने के लिए कंपनी द्वारा भारतीयों की शिक्षा के प्रति ध्यान दिया जाना अनिवार्य हो गया। यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय शिक्षा का आरंभ होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आगमन था, इनका मेन उद्देश्य था कि देश में आके अपना व्यापार करना, अपने धर्म का प्रचार करना। लेकिन जब इन लोगों ने देखा कि यहाँ पे हम राजनीति भी कर सकते हैं और अपनी सत्ता हम बना सकते हैं, तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीयों की शिक्षा के प्रति ध्यान दिया और भारत में शिक्षा आरंभ की। इसके बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा शिक्षा हेतु किए गए प्रयास सन 1765 तक कंपनी की शिक्षा नीति प्राथमिक शिक्षा देने तक सीमित रही, किंतु उसके उपरांत उसकी शिक्षा नीति में परिवर्तन हुआ और उच्च शिक्षा की संस्थाएं स्थापित की गई। सन 1765 तक सिर्फ प्राथमिक शिक्षा ही दी जाती थी, लेकिन उसके बाद में इन्होंने अपनी शिक्षा नीति में बदलाव किया और उच्च शिक्षण संस्थाएं स्थापित की। इस हेतु 1781 में कलकत्ता मदरसा तथा 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। इन दोनों कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य मुसलमान नवयुवकों को मुस्लिम कानूनों और हिंदू नवयुवकों को हिंदू कानूनों में विशेष योगदान प्रदान करके अंग्रेजी न्यायाधीशों को सहायता देने के लिए तैयार करना था। 1781 में कलकत्ता मदरसा तथा 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। इनका उद्देश्य था कि मुसलमानों को, जो नवयुवक थे, उनको मुस्लिम कानून के बारे में ज्ञान देना और हिंदू नवयुवकों को हिंदू कानून के बारे में विशेष बनाना या विशेषज्ञ बनाना, ताकि ये लोग जो अंग्रेजी न्यायाधीश होते थे, यानी अंग्रेज़ों के जो वकील और जो न्यायाधीश होते थे, ये उनकी सहायता कर सकें। इस हेतु इस शिक्षा का आरंभ किया गया। इसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली द्वारा सन 1800 में कलकत्ता नगर में की गई। यह कॉलेज कंपनी के असैनिक कर्मचारियों के लिए था और उनको भारतीय भाषाओं, हिंदू मुस्लिम कानून एवं भारतीय इतिहास की शिक्षा प्रदान करता था तथा अंत में सन 1818 में पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। इसके बाद आता 1813 का आज्ञा पत्र। ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र का प्रत्येक 20 वर्ष के पश्चात ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पुनरावर्तन किया जाता था। पुनरावर्तन का मतलब होता है रिन्यूअल, यानी कि प्रत्येक 20 वर्ष बाद जो आज्ञा पत्र होता था उसका रिन्यूअल होता था। इस उद्देश्य से सन 1813 में आज्ञा पत्र को पार्लियामेंट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस आज्ञा पत्र ने अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का सूत्रपात करके भारतीय शिक्षा को एक नई दिशा में मोड़ा। सन 1813 में के आज्ञा पत्र की 43वीं धारा ने भारतीय की शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी को दिया और उसे उनकी शिक्षा पर प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय करने का आदेश दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आज्ञा पत्र था, यह हर 20 वर्ष के बाद में रिन्यूअल होता था और इस आज्ञा पत्र का मेन मोटो था अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का सूत्रपात करना, यानी अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को
भारतीयों तक पहुंचाना या भारतीय शिक्षा में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को रखना। इसका मैकाले का विवरण पत्र 10 जून सन 1834 को लॉर्ड मैकाले ने गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानून सदस्य के रूप में भारत में पदार्पण किया। उस समय तक प्राच्य पाश्चात्य विवाद उग्रतम रूप धारण कर चुका था। मैकाले ने 1813 के आज्ञा पत्र की 48वीं धारा में अंकित 1 लाख रुपए की धनराशि को व्यय करने की विधि तथा दोनों दलों के व्यक्तित्वों का सूक्ष्म अध्ययन कर उनकी सलाह को अपने प्रसिद्ध विवरण पत्र में लेखबद्ध करके 2 फरवरी सन 1835 को लॉर्ड बेंटिक के पास भेज दिया। ठीक, मैकाले ने 1835 में जो अपना पत्र बनाया, उसने इस पत्र को लॉर्ड बेंटिक के पास 2 फरवरी 1835 को भेज दिया था। जो मैकाले का विवरण पत्र था उसमें था क्या, अब ये पढ़ लेते हैं। मैकाले ने अपने विवरण पत्र में सन 1813 के आज्ञा पत्र की 43वीं धारा की निम्न प्रकार से व्याख्या की। 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय करने के लिए सरकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वह इस धनराशि को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी प्रकार से व्यय कर सकती है। कहने का मतलब ये था कि 1 लाख रुपए तक की जो धनराशि थी, सरकार पे कोई भी ऐसा प्रतिबंध नहीं है कि वो इस धनराशि को व्यय करें। ठीक, वो अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी प्रकार से उसे व्यय कर सकती है। दूसरा था, साहित्य शब्द के अंतर्गत केवल अरबी और संस्कृत साहित्य ही नहीं अपितु अंग्रेजी साहित्य को सम्मिलित किया जा सकता है। ठीक है, इनका कहने का मतलब था कि जो साहित्य है, साहित्य में सिर्फ अरबी या संस्कृत ही आवश्यक नहीं है, अंग्रेजी को भी इसमें हम सम्मिलित कर सकते हैं। भारतीय विद्वान, मुसलमान मौलवी एवं संस्कृत के पंडित के अलावा अंग्रेजी भाषा और साहित्य का विद्वान भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जो मैकाले थे, इनका मेन उद्देश्य था अंग्रेजी को स्थापित करना और प्रत्येक भारतीय शिक्षा में अंग्रेजी को सम्मिलित करना। इसीलिए इन्होंने मुसलमान मौलवी, संस्कृत के पंडित के अलावा अंग्रेजी और साहित्य के विद्वान पे ज़्यादा फोकस किया था। इसके अतिरिक्त मैकाले अंग्रेजी शिक्षा द्वारा एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहता है जो रक्त और रंग में भले ही भारतीय हो, पर रुचि, विचार, नैतिकता और विद्वता में अंग्रेज होगा। मैकाले की जो अंग्रेजी शिक्षा थी वो ऐसे वर्ग, ऐसे समाज का निर्माण करना चाहती थी जो रक्त और रंग से भारतीय हों, लेकिन उनकी जो रुचियाँ, विचार, नैतिकता और विद्वता में वो अंग्रेज हों। इस तरीके की नीति मैकाले भारत में लेके आया था। मैकाले के फिर कुछ सुझाव थे जो शिक्षा नीति में आवश्यक थे। भारतीयों में फूट का बीजारोपण करना। कहने का मतलब भारतीयों में फूट डालना, आपस में लड़वाना। भारतीय साहित्य एवं संस्कृति की अवहेलना की गई। मैकाले ने भारतीय साहित्य की और भारतीय संस्कृति की अवहेलना की। भारतीय धर्म की अवहेलना की गई। भारत के जो धर्म थे, यानी हमारा हिंदू धर्म था, उस धर्म की अवहेलना की थी। विदेशी सभ्यता को भारत पर थोपा गया। विदेशों में जो सभ्यताएं थी, वो सभ्यताएं भारत में आ गई और भारत में आके जो भी हमारी संस्कृति थी उस पर ज़बरदस्ती उसे थोपा गया। भारत में ऐसा शिक्षित वर्ग तैयार किया गया जो अंग्रेजी शासन को दृढ़ता प्रदान करे। भारत में उन्होंने ऐसे वर्ग को तैयार कर लिया कि जो उनका साथ दे, जिससे अंग्रेज़ों का फ़ायदा हो, वो अपना व्यापार कर सकें यहाँ पर और यहाँ पे अपनी सत्ता को स्थापित कर सकें। मैकाले के सुझाव से भारतीय शिक्षा पर हुए सार्थक प्रभाव।
भारत के लिए विस्तृत ज्ञान के द्वार खुलना। जो मैकाले ने जो अपनी शिक्षा की नींव जो रखी भारत में आकर, उससे ये फ़ायदा हुआ कि ज्ञान के द्वार खुलने लगे। भारत की आधुनिक शिक्षा संरचना का शिलान्यास रखना। भारत में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना। भारत में जो राजनीति थी उसके प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। उसके बाद मार्च 1835 का आदेश पत्र भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में पहली नीतिगत घोषणा थी। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 7 मार्च 1835 को मैकाले के विचारों का स्वागत करते हुए एक विज्ञप्ति द्वारा सरकार की शिक्षा नीति को निम्नांकित शब्दों में घोषित किया। शिक्षा के लिए निर्धारित संपूर्ण धन का सर्वोत्कृष्ट केवल अंग्रेजी की शिक्षा के लिए ही किया जा सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी धन है वो धन केवल अंग्रेजी की शिक्षा के लिए प्रयोग किया जाएगा, इसके अलावा और किसी कार्य के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके बाद आता है प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत 1839। लॉर्ड बेंटिक के जाने के बाद लॉर्ड ऑकलैंड ने भारत के गवर्नर जनरल का पद संभाला। ऑकलैंड ने निर्णय दिया कि यदि प्राच्य शिक्षा पर कुछ धन और व्यय कर दिया जाए तो प्राच्यवादी अपना आंदोलन स्थगित कर देंगे। अंत में तत्कालीन गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने अपने विवरण पत्र में प्राच्यवादियों की प्रतिवर्ष 31,000 रुपये की अतिरिक्त धनराशि देने की घोषणा की। इस घोषणा ने प्राच्यवादियों को प्रसन्न कर दिया। धन्यवाद।